हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास के अंदर हमें 71 से अपने स्टार्ट करने हैं। और आज की क्लास का टारगेट हम रखेंगे कम से कम 60 एमसीक्यू का। 60 एमसीक्यू का हम आज की क्लास में टारगेट रखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ओएम के एमसीक्यू थोड़े से आपको याद करने पड़ सकते हैं और ये कैसे करेंगे, जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं, रिपीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है। 71 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द फ्लोइंग स्टेब्लिश्ड टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। द फ्लोइंग स्टेब्लिश्ड टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जहाँ पर टाइम सीक्वेंस, ऑपरेशन की टाइम सीक्वेंस की बात होती है, उसको शेड्यूलिंग कहा जाता है। शेड्यूलिंग इज द जो बताता हमें ऑपरेशन का क्या टाइम सीक्वेंस रहने वाला है। द एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड द फीडबैक द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉप फ्लोर में घूमकर काम के प्रोग्रेस को नोट करना और फीडबैक देना क्या होता है? फॉलो अप होता है। सीधा ना, सिंपल लैंग्वेज। ओएम में बहुत जरूरी है ये पीडीएफ आपकी। फॉलोअप का काम होता है प्रोग्रेस दिखाना, डिले आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है। दूसरा, इसका आंसर है फॉलोअप। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज टू मॉडिफाई ऑफ द सप्लाई। एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए। आंसर है हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं और ले ऑफ कर सकते हैं। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट मेथड है सप्लाई को एडजस्ट करने का। सप्लाई मॉडिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाना या कम करना। सप्लाई मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, दिखा भी है मैंने इधर। सप्लाई मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, जब सप्लाई को एडजस्ट करने की बात हो रही है, उसका मतलब है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना या काम कम करना। कि अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हायर करो, कम करना चाहते हो ओवर टाइम कराना है तो हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कम करना चाहते हो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, दैट इज कॉल्ड सप्लाई एडजस्टमेंट। उसको आपको हायर ले ऑफ करना चाहिए या फिर एम्प्लॉय को फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है इसका? हायरिंग और ले ऑफ एम्प्लॉय डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये है आपका जो प्रोडक्शन सप्लाई मॉडिफिकेशन। समझो ना, सप्लाई मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मेथड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना। इन एग्रीगेट प्लानिंग वन इज द मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड। अब जरा जैसे आपने सप्लाई का देखा कि सप्लाई का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है डिमांड को एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेथड लगता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड लगता है। पहले समझो कि डिमांड मॉडिफिकेशन में क्या है। डिमांड मॉडिफिकेशन में फर्म प्राइस चेंज, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन या डिस्काउंट का यूज करती है। जब बात होती है डिमांड मॉडिफिकेशन, अगर आप डिमांड को मॉडिफाई करना चाहते हो तो प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड के अंदर सप्लाई कहीं ना कहीं चेंजेस आता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंशियल प्राइसिंग की वजह से डिपेंड करता है। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर डिफरेंशियल प्राइसिंग पड़ा। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। अब एक वन ऑफ द एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? आंसर है बोथ आउटपुट एंड सेल शुड बी एक्सप्रेस इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। भाई हमें आउटपुट का भी डाटा चाहिए और सेल भी पता होनी चाहिए। एग्रीगेट प्लानिंग तभी पॉसिबल होती है जब आउटपुट और सेल एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस हो। जैसे यूनिट, जैसे केजी, दोनों में। तो इसलिए हमें बोथ आउटपुट और सेल को एक्सप्रेस करना होता है सेम यूनिट पे, तभी हम एग्रीगेट प्लानिंग मतलब एक साथ दोनों की प्लानिंग करी जा सकती है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? बोथ आउटपुट एंड सेल शुड बी एक्सप्रेस इन अ लॉजिकल ओवरऑल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। लॉजिकल का इधर मतलब है सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट होना चाहिए, यूनिट यूनिट, केजी केजी, इस तरीके से। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर इज नोन एज लोडिंग। इसका मैं एक्सप्लेन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क सेंटर पे अवेलेबल कैपेसिटी और लोड के रिलेशन की स्टडी क्या होता है? लोडिंग। लोडिंग चेक करता है कि वर्क सेंटर पे कितना लोड है,
कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, राइट। लोडिंग क्या बताता है कि वर्क सेंटर पे कितना लोड है और कितनी लोडिंग कैपेसिटी अवेलेबल है। शेड्यूलिंग टाइम फिक्स करता है, रूट पाथ फिक्स करता है। शेड्यूलिंग का टाइम फिक्स करना, रूट पाथ फिक्स करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब क्या काम होता है, लोडिंग का काम होता है। तो लोडिंग ही वो आंसर है जो आपको बताएगा कि वर्क सेंटर पे कितना लोड है और कितनी कैपेसिटी उसके अंदर अवेलेबल है। दैट्स कॉल्ड लोडिंग। कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर क्या है, वर्क सेंटर के ऊपर जब कैपेसिटी जानना है कि कितनी अवेलेबल कैपेसिटी बची है, कितना लोड है उस पे वर्क सेंटर पे, तो लोडिंग इज द बेस्ट। शेड्यूलिंग किस पे डील करता है, जब बात होती है शेड्यूलिंग की, तो शेड्यूलिंग का काम होता है एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करना कि कौन से ऑपरेशन कब स्टार्ट और कब फिनिश होगा। दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन डूइंग अ जॉब। ये रहा शेड्यूलिंग। समझ में आता है ना, चैप्टर पढ़ा हुआ हमने शेड्यूलिंग की, कब हमें कौन सी जॉब स्टार्ट करनी है और कौन सी जॉब हमें कब खत्म करनी है, ये हमें शेड्यूलिंग बताएगा। शेड्यूलिंग शो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल मटेरियल कॉस्ट, which resource it should do when job, which job and when flow line of material। इसका सबसे सही आंसर है कि शेड्यूलिंग जो होता है वो आपको क्या बताता है कि कौन सा रिसोर्सेज शुड डू विच जॉब एंड व्हेन, कौन सा रिसोर्सेज कौन सी जॉब करेगा, मतलब बेसिकली किस जॉब पे कौन सा रिसोर्सेज यूज होगा और कब यूज होगा, ये आपका शेड्यूलिंग बताता है। भाई फाइनल स्टेट प्रोडक्शन प्लानिंग की क्या होगी, वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन टाइम स्केल। जब आप टाइम से रिलेटेड बात होती है, जहां ये बताना होता है कि टाइम, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी का स्टार्ट होना है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी खत्म होनी है, क्या हमारी फर्स्ट स्टेज होगी प्रोडक्शन प्लानिंग की, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग ही हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहां पर हमें पता चलता है कि कब हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और कब हमें खत्म करना है। ठीक है जी। भैया ये किसका फॉर्मूला है जी, टोटल स्टेशन टाइम अपॉन में साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड लाइन इफिशिएंसी। लाइन इफिशिएंसी का फॉर्मूला है सर, ये याद करना पड़ेगा आपको। इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ लाइन एलओबी द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड बाय, अब नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आप कैसे निकालोगे इस केस के अंदर, इधर देखो क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइन एलओबी मतलब क्या होता है, बेसिकली लाइन ऑफ बैलेंस होता है, बैलेंसिंग वाला चैप्टर पढ़ा रहा है। मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क स्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन में साइकिल टाइम। क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है, टोटल टाइम अपॉन में साइकिल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। ये उसको कुछ एक्सप्लेनेशन है, मैंने क्लास के अंदर ही बताया था आपको। ये रहा इसका आंसर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग मास प्रोडक्शन। जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास वैरायटी ज़्यादा होती है या कम होती है, सर कम होती है। मास प्रोडक्शन के अंदर आपकी वैरायटी हमेशा कम रहेगी। तो फ्यू वैरायटी इन लार्ज वॉल्यूम, जब मास प्रोडक्शन की बात होती है जहां पर बैच कॉस्टिंग लगता है। जनरली इन कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स, जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट टू, कंटिन्यूस प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन कैसे कैरीड आउट होता है, कस्टमर ऑर्डर पे, गवर्नमेंट ओनली ऑर्डर, ऑर्डर ओनली फॉर स्टॉक एंड सप्लाई फॉर इच, नहीं कस्टमर के ऑर्डर पे हम प्रोडक्शन को कैरी करता है, दिस इज कॉल्ड जॉब प्रोडक्शन जो हम बात करते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कॉस्ट इज इंटरमिनेट प्रोडक्शन इज हायर, लोवेस्ट, मिनिमम या आपके पास अब नॉर्मल। सर इससे ऊपर वाले में आना एक बार, इससे ऊपर वाले में ना मुझे ये नहीं लग रहा। इसके ऊपर वाले का आंसर पता है क्या है, इसके ऊपर वाले का आंसर मेरे हिसाब से ये आंसर है, फॉर स्टॉक एंड सप्लाई। मैं आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा ना ऊपर वाले को ही ध्यान दे रहा था कि मैंने वहाँ गलत तो नहीं बता दिया। देखिए जनरली कंटिन्यूस प्रोडक्शन की पहले समझो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता क्या है। जब आप कम वैरायटी में लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, जब कम वैरायटी में लार्ज प्रोडक्शन करते हैं उसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपकी वैरायटी कम होती है और लगातार आप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वैराइटीज कम रहती है उसमें, जैसे सैराडोन की दवाई होगी, डिस्प्रिंग की दवाई होगी, तो लार्ज प्रोडक्शन में करते हैं जहाँ बैच कॉस्टिंग लगता है, बेसिकली इन सेंस ऑफ, है ना। अब यहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर पर, कस्टमर के ऑर्डर पे अगर प्रोडक्शन होगी तो फिर कंटिन्यूस नहीं होगा ना वो,
क्योंकि कस्टमर कब ऑर्डर करेगा और कब नहीं करेगा। मान लो आज कस्टमर ने ऑर्डर करा, कल नहीं करा तो कल प्रोडक्शन बंद हो गई, परसों प्रोडक्शन बंद हो गई, अगर उसके बाद उसने परसों के बाद तरसों करा तो फिर प्रोडक्शन चालू हो गई। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन तब हो सकता है जब आपके पास स्टॉक और सप्लाई वाला खेल हो, जहाँ पर आपके पास स्टॉक पड़ा हो, आपने प्रोडक्शन करी और सप्लाई करते गए, मार्केट के अंदर बेचते गए। स्टॉक पड़ा है, प्रोडक्शन मतलब रुकना नहीं चाहिए, कस्टमर के ऑर्डर पे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसलिए सही आंसर है फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, ये बुक के अंदर गलत आंसर है सर इसका, बुक में इसका आंसर गलत है। अब आ जाते हैं 84 क्वेश्चन के अंदर। 84 क्वेश्चन क्या, देखो मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन भी करा हुआ है इसके बाद, और गलत भी बताया, जहां पर मैंने रेड पेन से लिखा है ना वहां पर बुक का आंसर गलत है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन का मेन पर्पस होता है लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन, जहां आइडेंटिकल प्रोडक्ट लगातार बनते हैं। ऐसे सिस्टम कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करते, बल्कि फॉर स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट डिमांड की कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं। सही है, आगे आपके लिए भी है, जैसे सीमेंट, स्टील, पेपर, एफएमजी, केमिकल, पेट्रोलियम, ये सब स्टॉक के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। कस्टमर के ऑर्डर पर जॉब या बैच सिस्टम में नहीं होता, जॉब प्रोडक्शन पे होता है, बैच में भी नहीं होता, यहाँ गलत लिखा है, बैच में तो फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। आगे वो वाला क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट सिस्टम का कॉस्ट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन क्या होता है, इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में प्रोडक्ट वैरायटी ज़्यादा होती है, इसलिए अलग अलग मटेरियल और WIP इन्वेंट्री स्टोर करनी पड़ती है। प्रोडक्ट की वैरायटी जहाँ पर ज़्यादा होगी उसको इंटरमिटेंट प्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें हमें अलग अलग टाइप के मटेरियल और WIP इन्वेंट्री को स्टोर करना पड़ता है। फ्रिक्वेंट मशीन चेंज ओवर द इन्वेंट्री होल्ड टाइम बढ़ा देता है। शेड्यूलिंग, ये फ्रिक्वेंट मशीन चेंज, ये वाला जो आपको बता रहा है ना आगे का, शेड्यूलिंग इरेगुलर होती है जिससे मटेरियल इधर उधर आइडल रहते हैं। वैरायटी के कारण इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो होता है, इसलिए पर प्रोडक्ट इन्वेंट्री कॉस्ट हाई हो जाती है। तो काफ़ी इसके अंदर डिसएडवांटेजेस है। जब हम लार्ज मात्रा में लार्ज वैरायटी में प्रोडक्शन करते हैं उसको इंटरमिटेंट प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे में हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल लाने होंगे, डिफरेंट टाइप की WIP हमारे पड़ी होगी, शेड्यूलिंग थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर फ्लो स्लो हो जाता है, जिससे आपकी पर कॉस्ट इन्वेंट्री प्रोडक्ट की कॉस्ट पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है अलग अलग वैराइटीज़ की, तो हायर हो जाती है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन अ कंटिन्यूस प्रोडक्ट, कंटिन्यूस प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, जब प्रोडक्ट लगातार बनता रहता है तो ऐसे में आपकी जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमेशा ज़्यादा होगी या कम होगी, लोअर होगी देन अदर सिस्टम, हमेशा कम होगी। दूसरे सिस्टम से कंपैरिजन करा जाए तो इस सिस्टम में कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, और लार्ज में मास प्रोडक्शन जब भी करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट हमेशा कम हो जाती है। जब मास में प्रोडक्शन ना कर रहे हो और जब वैरायटी ज़्यादा होती है तब पर यूनिट कॉस्ट हायर हो जाती है, याद रहेगी बात। ठीक है, The routine and scheduling become relatively complicated in job production, batch production, flow production या mass production। रूटीन एंड शेड्यूलिंग, अब देखिए रूटीन एंड शेड्यूलिंग के लिए तो ठीक है, यहां पर आ जाए, ये पूछ रहा है कि किस टाइप की प्रोडक्शन सिस्टम में रूटीन और शेड्यूलिंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जॉब प्रोडक्शन। ऐसा क्यों, इसका मैंने रीजन दिया है प्रॉपर। रूटीन और शेड्यूलिंग जो होता है, देखो बुक के अंदर ये आंसर गलत है, बुक में आपने रखा बैच प्रोडक्शन, अब मेरा आंसर है जॉब प्रोडक्शन। अब जॉब प्रोडक्शन क्यों, इसका रीजन सुनो। रेटिंग एंड शेड्यूलिंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जॉब प्रोडक्शन में, क्योंकि हर जॉब डिफरेंट होती है, हर प्रोडक्ट के रूट डिफरेंट होते हैं, प्रोसेस डिफरेंट होता है, टाइम अलग अलग होता है, कस्टमाइजेशन हाई होती है, इसलिए प्लानिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। समझ में आया, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में हर कस्टमर अलग टाइप का कस्टमर आएगा, अलग अलग रिक्वायरमेंट आएगा, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है जॉब प्रोडक्शन में। बैच प्रोडक्शन में रूटीन शेड्यूलिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन स्टैंडर्डाइज ज्यादा होती है कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन, इसलिए ये इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि बैच के अंदर हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे नहीं बनाते, जबकि जॉब के अंदर हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। फ्लो और मास प्रोडक्शन में रूटीन बिल्कुल फिक्स होती है और शेड्यूलिंग सिंपल होती है, क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यूस और रिपीटेबल होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बार बनाना है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है जॉब प्रोडक्शन, और गलत आंसर है बी में, बुक में गलत दिया हुआ है बैच। यहाँ रूटीन और शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेटेड कहाँ होता है, जॉब प्रोडक्शन के अंदर हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग जॉब प्रोडक्शन, आप जॉब प्रोडक्शन में कितने टाइप की वैरायटी बना सकते हो भाई, अनलिमिटेड, जैसे कस्टमर हमें बताएगा वैसे हम बना देंगे। मेरी फर्नीचर की दुकान है, कस्टमर जैसे फोटो दिखाएगा मैं वैसे फर्नीचर बनाकर तैयार कर दूंगा। तो लार्ज वैरायटीज होती है जॉब प्रोडक्शन के अंदर, लार्ज वैरायटीज जॉब में, ठीक है ना, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट।
इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन के अंदर आप कितने टाइप की वैरायटीज बना सकते हैं फ्लो प्रोडक्शन के अंदर, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। फ्लो प्रोडक्शन होता क्या है पहले समझिए। ऐसे प्रोडक्शन जिसमें असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी कहते हैं, इसको असेंबली लाइन, जिस असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी कहते हैं, में पूरे सिस्टम में हाई स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मशीन, लेआउट, टूल और ऑपरेशन एक ही टाइप के प्रोडक्ट को, एक ही टाइप के, फोकस करना, एक ही टाइप के प्रोडक्ट को कंटिन्यूस फ्लो में बनाने के लिए सेट किए होते हैं। अगर वैरायटी बढ़ा दी जाए तो लाइन डिस्टर्ब होती है, स्पीड स्लो होती है और एफिशिएंसी गिरती है। इसलिए फ्लो प्रोडक्शन सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को लगातार बनाने के लिए बेस्ट होता है। जब कंपनी सिंगल टाइप का प्रोडक्ट लगातार बेसिस पे बनाती है, बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी सिंगल टाइप का प्रोडक्ट लगातार 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 बनाती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लो प्रोडक्शन कहते हैं। ओनली वन टाइप का प्रोडक्ट यहाँ बनता है। तो मतलब के साथ साथ देखो ओएम क्या है, मैं आपको लगातार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, ये पीडीएफ बनाने का पर्पज सिर्फ आपको हेल्प करना है। क्या हेल्प करना है कि भाई पहले तो फ्लो प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है। अब जब पता चल गया अच्छा फ्लो प्रोडक्शन ऐसा होता है तो फिर आंसर भी पता चलेगा। ओएम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि क्वेश्चन में जो बोल रहा उसका मतलब क्या है, पहले वो तो जानो। अगर आपको मतलब पता चल गया तो अब आंसर 2 मिनट में बता दोगे। जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब प्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्डर साइज होता है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर के ऑर्डर पर आता है, हजारों लाखों कस्टमर थोड़ी आ जाएंगे, 1 2 3 4 आते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा, है ना। मार्केटिंग मैनेजर, अब थोड़ा यहाँ से अब चेंज हो गया, यहाँ पर तक जॉब बैच ही चल रहा था अभी तक। फॉर मार्केटिंग मैनेजर द सेल फोरकास्ट इज, मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से सेल फोरकास्ट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सेल, एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल और स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड सेल। सेल फोरकास्टिंग का मतलब ही यही हुआ कि आप सेल के फोरकास्ट कर रहे हो, सेल यूनिट को, अमाउंट के, सेल यूनिट को, उसके अमाउंट को एस्टिमेट कर रहे हो। ये बिल्कुल सही आंसर है। टाइम होरिजन सेलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन, भैया टाइम होरिजन कैसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली आप लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कर रहे हो, शॉर्ट रेंज, ये फिर से रिपीट आ गया भैया। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपका पर्पस क्या है। इसका आंसर है ये, पर्पस फॉर विच फोरकास्टिंग इज मेड। भाई जो जिस पर्पस से आप फोरकास्ट करना चाहते हो उससे आप लॉन्ग रेंज करना है, मीडियम रेंज करना है, ये डिपेंड करता है आपका पर्पस के ऊपर, टाइम होरिजन जो होता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ्टन प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेसिकली किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम में, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इन लार्ज, दोनों एक ही चीज है। प्रोडक्ट एंड सर्विस इज लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर। देखो लार्ज वॉल्यूम में ऐसा जरूरी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात ये होती है ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को। अब जरूरी नहीं है कि वो लार्ज में ही करे या कम में करे, जैसे मर्जी कर सकता है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। अब लार्ज में करना है, कम में करना है, मीडियम में करना है, ये चलता रहेगा। ठीक है जी। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन, अब जॉब प्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल लेआउट कौन सा है सर? इसमें जो है आपका प्रोसेस लेआउट इसका राइट आंसर है। देखो प्रोसेस लेआउट के अंदर होता क्या है कि आप अपनी मशीन को प्रोडक्शन के हिसाब से अरेंज करते हो, जैसे जैसे प्रोडक्शन जिस तरीके से हो, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन के अंदर अलग अलग तरीकों से प्रोडक्शन की जाती है, तो उसके हिसाब से आप मशीन को जब अरेंज करते हो उसको प्रोसेस लेआउट कहा जाता है। इसके बारे में मैंने लिखा भी है। जॉब प्रोडक्शन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, हर जॉब का सीक्वेंस, टूल और मशीन अलग हो सकते हैं, इसलिए प्रोसेस लेआउट यूज होता है जिसमें मशीन को फंक्शन के बेसिस पर अरेंज किया जाता है। ड्रिलिंग सेक्शन, वेल्डिंग सेक्शन, ग्रिडिंग सेक्शन, पेंटिंग सेक्शन। अलग जॉब अपने रिक्वायरमेंट प्रोसेस के हिसाब से ये सेक्शन विजिट करते हैं। प्रोसेस लेआउट फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है, वेरिएशन हैंडल करता है और कस्टमाइजेशन ऑर्डर के लिए परफेक्ट होता है। कस्टमाइजेशन ऑर्डर मतलब आपको अगर कस्टमाइज कराना है तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेआउट बेस्ट होता है? लाइन लेआउट बेस्ट होता है। कंटिन्यूस के लिए लाइन लेआउट, और आपके पास जॉब प्रोडक्शन के लिए, कंटिन्यूस मतलब मास प्रोडक्शन, और जॉब प्रोडक्शन के लिए कौन सा बेस्ट होता है जी? आपके पास जॉब प्रोडक्शन के लिए आपका प्रोसेस लेआउट और कंटिन्यूस के लिए लाइन लेआउट। 1 मिनट दीजिएगा, ऐसा लग रहा है ब्लर सा लग रहा था। चलो, कंटिन्यूस प्रोडक्शन का नेचर होता है सेम प्रोडक्ट सेम सीक्वेंस हाई वॉल्यूम नॉन स्टॉप फ्लो, सीधी सीधी बात है।
लाइन लेआउट में मशीन सीक्वेंस के ऑपरेशन के ऑर्डर में लगाई जाती है, जिससे प्रोडक्ट एक ही लाइन में कंटिन्यूस मूव करता रहे। यहाँ पर मशीन मूव नहीं करेगी, मशीन एक जगह खड़ी होगी, प्रोडक्ट मूव करता चले जाएगा, इसलिए बेनिफिट मिलता है हाई स्पीड, लो कॉस्ट, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, कंसिस्टेंस इन आउटपुट, स्पेशलाइजेशन, ये सब मिलता है इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे सीमेंट, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, पेपर, केमिकल, ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोडक्ट के है। और इसमें लाइन लेआउट जरूरी होना चाहिए। लाइन लेआउट में होता क्या है, मशीन सीक्वेंस के ऑपरेशन के ऑर्डर में लगाई जाती है, कि पहले मशीन नंबर 1 लगेगी, फिर 2 लगेगी, फिर 3 लगेगी, 4 लगेगी, 4 मशीन हो गई। अब ऐसे ही लाइन में मशीन लगेगी, बस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब मशीन नहीं हिलेगी कहीं पर, अब प्रोडक्ट चलता रहेगा मशीन के अकॉर्डिंग। लाइन लेआउट कहते हैं इसको। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जाम्पल फॉर लाइन लेआउट, लाइन लेआउट का प्रोडक्ट एग्जाम्पल जैसे कि हमने डिस्कस करा, सीमेंट लाइन लेआउट है, जहां पर आपको एक उसमें लगानी होती है, देखो 24/7 प्रोडक्शन रन कर दिया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या होता है? टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपेसिटी इफिशिएंटली सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है कैपिटल को इफिशिएंटली यूज करना, जो आपने पैसा लगाया उसको इफिशिएंटली यूज करना। ऑर्गेनाइजेशन का पैसा इन्वेंट्री में अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और ना ही इन्वेंट्री में शॉर्ट हो जाए कि आप पैसा ज्यादा इन्वेंट्री खरीद लो, पैसा ब्लॉक हो गया, कम इन्वेंट्री खरीद लो, इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, और कम रखेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल करना, कि कितना पैसा इन्वेंट्री खरीदने में लगाऊं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, अवेलेबल इंश्योर करना, अवेलेबिलिटी की भाई मेरे पास मटेरियल तो शॉर्टेज नहीं हो रहा, कैपिटल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली क्या होता है? टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपेसिटी एफिशिएंटली एज टू मैक्सिमम यील्ड द मैक्सिमम रिजल्ट। कैपिटल का मैक्सिमम कितना रिजल्ट कह सकते हो, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपने पैसे को इन्वेंट्री में कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर पाते हैं। आगे कहता है एमआरपी का मतलब क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तो पता है हमें। इन रूट सीट और ऑपरेशन लेआउट, one has to show a list of material to be used, a list of machine to be used, every work center and the operation to be done at a work center। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका मैं आपको लॉजिक देता हूं। रूट सीट या ऑपरेशन लेआउट में क्या शो किया जाता है? एवरी वर्क सेंटर, हर वर्क सेंटर का, एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क, हर वर्क सेंटर को शो किया जाता है और उस वर्क सेंटर में क्या ऑपरेशन किया जाता है वो शो किया जाता है। एग्जाम्पल, रूट सीट एक प्रोडक्शन रोड मैप होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन लिखे होते हैं। इसमें मेंशन होता है कि कौन सा वर्क सेंटर विजिट करना है, पहले उस वर्क सेंटर पर क्या ऑपरेशन होगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसा होगा, कितना समय लगेगा, इसका प्रोसेस फ्लो बनता है। इसलिए मटेरियल लिस्ट या कॉस्टिंग रूट सीट पार्ट का नहीं होता, जो आपका बाकी बार वो पार्ट नहीं है, बाकी ये आपका सही पार्ट है जब हम बात करते हैं रूट सीट या फिर ऑपरेशन लेआउट की। ठीक है जी। यार ये फिर से आ गया। एग्रीगेट प्लानिंग में जब हम मॉडिफिकेशन और डिमांड करते हैं तो डिफरेंशियल प्राइसिंग कहते हैं उसको। स्टील प्लांट जिसकी कैपेसिटी 50,000 टन है स्टील की पर डे की, इफेक्टिव कैपेसिटी है 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे, एंड द एक्चुअल कैपेसिटी 36,000 टन स्टील पर डे। तो इफेक्टिव कैपेसिटी दे दी, एक्चुअल कैपेसिटी दे दी और डिजाइन कैपेसिटी दे दी। कंप्यूट द इफिशियंसी ऑफ द प्लांट। तो भैया इफिशियंसी निकालने का प्लांट का बड़ा सिंपल सा मतलब फॉर्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। भैया याद रहेगा, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है जी? 36,000, इफेक्टिव कैपेसिटी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज कॉल्ड 90%। एक्चुअल अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 एक फर्म है। ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा भी तो आए, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तब से थ्योरी थ्योरी आ रही है। एक फर्म है जिसके पास 4 वर्क सेंटर है ए बी सी एंड डी इन अ सीरीज विद इंडिविजुअल कैपेसिटी यूनिट पर डे सो इन बिलो। रॉ मटेरियल ए 380 रॉ मटेरियल की कैपेसिटी है, बी के पास 360 की, सी के पास 340, डी के पास एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 300। और व्हाट इज द इफिशियंसी, फिर से आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है। इनके पास इंडिविजुअल इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी दे रही, एक्चुअल कैपेसिटी दे रही, तो आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है, तो किसकी निकालनी है इफिशियंसी भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, बोटलनेक वाला कॉन्सेप्ट है ये। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाया था मॉड्यूल 2 के अंदर। बोटलनेक के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे देखो, अगर मैं 380 यूनिट मटेरियल रॉ मटेरियल, मतलब एक ऐसा रॉ मटेरियल जो 4 प्रोसेस के गुजर रहा है ABCD, अगर मैं सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल बनाऊं 400, तो मैं देखो अगर मैं 380 रॉ मटेरियल लेकर आऊं तो ए तो बना देगा पर बी नहीं बना पाएगा, उसकी कैपेसिटी 360 की है।
तो यहाँ पर बोटलनेक में ये देखा जाता है कि सबसे मिनिमम अवेलेबल कैपेसिटी किसकी है, 340 सी। भाई इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी दे रखी है भाई। एक 4 वर्क सेंटर है ABCD, भले ही आप 340 यूनिट रॉ मटेरियल लेकर आने से चारों ही वर्क सेंटर काम करेंगे, पर अगर आप 340 से 350 कर दोगे तो भाई ए काम कर लेगा, बी कर लेगा, डी कर लेगा, पर सी नहीं कर पाएगा। तो चारों वर्क सेंटर का जो बोटल नेक होता है, सबसे मिनिमम कैपेसिटी जो होती है वो बोटल नेक होता है 340। अभी आपकी इफेक्टिव वजह 300, आपकी एक्चुअल कैपेसिटी 340 मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म। बोटल नेक लगाना पड़ेगा पहले आपको। 3-4 वर्क सेंटर होंगे, उसमें देखो सबसे मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी आपको लेनी है, वही आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि वो कैपेसिटी से चारों वर्क सेंटर काम कर लेंगे। हायर नहीं ले सकते, हायर में फिर बाकी 3 नहीं कर पाएंगे, ये बीच में भी ले सकते हैं। तो 300 डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 86। कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा भाई। 300 डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 86 कुछ आ रहा है मेरा कैलकुलेटर में भाई। 88 आ रहा है, 86 आ रहा है, 88 आ रहा है, ये 88.23। लग रहा है आज कैलकुलेटर को धूप में रखना पड़ेगा। 5 साल हो गए बेचारे को, 5 साल नहीं 8-9 साल हो गए यार इस कैलकुलेटर। जब मैं CA में कर रहा था तब खरीदा था मैंने कैलकुलेटर, 2017 में। 2026 आने वाला है अब। 9 साल, चलो 8 मान लो भाई, 9 साल जिंदा रह गया बेचारा। अरे भाई क्या है, सबको तो सही चल रहा है। 88.23% है जी। यार ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कसम से मैं एक ही दिन में खत्म करा दूं सारे MCQ। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी इज 3000 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट, इन एडिशन टू 2 रुपीज पर यूनिट। साथ में 2 रुपये पर यूनिट की एडिशन भी है। परचेज प्राइस रॉ मटेरियल दे रखा है 20 रुपये, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखी है 25 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड EOQ। 2 मल्टीप्लाई बाय A, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कैरिंग कॉस्ट जो है 20% ऑफ दी परचेज प्राइस पर यूनिट है, इन एडिशन टू 2 रुपीज पर यूनिट, इन एडिशन साथ में। तो पहले तो 20 का 25% निकाल लो सर। जो आपका 20 का 25 नहीं 20%, 20 का 20% आ गया आपके पास 4, और 4 + 2 एडिशन में 6। कह रहा है कि पहले तो परचेज प्राइस का 20% निकाल लो, वो कैरिंग कॉस्ट नहीं है, उसके साथ 2 रुपये और कैरिंग कॉस्ट है। तो परचेज प्राइस है 20 रुपये, उसका 20% निकाला तो 4 रुपये आया, एडिशन में 2 रुपये और 6 रुपये आ गया। रूट कर दो, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 6, फिर देन रूट। ये आ गया आपके पास 547.42, दैट इज 548 यूनिट, अप्रोक्सीमेटली 548 यूनिट आ रहा है। ठीक है ना सर। आपको EOQ दे रखा है क्या? अभी तक हम मॉड्यूल 2 पे ही है। 103 MCQ में हूं मैं, और अभी इसी मॉड्यूल 2 चल रहा है। EOQ इज 102, मैक्सिमम यूसेज 200 यूनिट है, मिनिमम मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 8, मिनिमम यूसेज है 50 यूनिट का, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 6। कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए सर, मैक्सिमम हमें स्टॉक लेवल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है EOQ प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। अब मुझे EOQ तो दे रखा पर रीऑर्डर लेवल नहीं दे रखा। रीऑर्डर लेवल निकालो अलग से, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम, ये होता है रीऑर्डर लेवल। पहले रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। तो मैक्सिमम यूसेज कितना दे रखा है सर? मैक्सिमम यूसेज आपको दे रखा है 200, और मैक्सिमम टाइम जो है 8। 200 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 दूनी 16, 1600 रुपये तो आपका ये हो गया। EOQ आपको कितना दे रखा है? 102 यूनिट, तो 102 यूनिट ये हो गया, 1600 ये हो गया। मिनिमम यूसेज कितना दे रखा है? 50, और मिनिमम टाइम दे रखा है 6। 50 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 1702। 1702 माइनस 6 × 5 = 30, ठीक है जी। 300 माइनस 1702, ये आ गया 1402। ये आपका फाइनल आंसर है 1402। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ गया 1402। जो एक्सप्लेनेशन में आंसर दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था मेरा, इसको आप काट देना, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर गलत फॉर्मूला यूज करा गया है।
इसको कर देना, ठीक है। ये आपका आंसर है 1402 जो मैंने आपका निकाला। आइए क्या था, मैसेट कोबो बियरिंग लिमिटेड एक कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम टू मैसेट ड्यूलेक्स फैन ऑन स्टेडी डेली बेसिस। इस एस्टिमेट दैट द कॉस्ट 10 पैसा एज एन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 10 पैसा, 0.10 रुपीज। कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, ये आपको कैरिंग कॉस्ट दे दी। सेटअप कॉस्ट आपको दे रखा है 324। व्हाट इज द ऑप्टिमम ईओ क्यों निकालना है? वैसे ईओ क्यों नहीं, ईबी क्यों निकालना है? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल आपके पास रिक्वायरमेंट दे रखी है 24,000 और सेटअप कॉस्ट आपको दे रखी है 324 रुपये और डिवाइड बाय 0.10 पैसा आपको दे रखा है रूट। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 324 डिवाइड बाय 0.10 एंड देन रूट। भाई कहाँ चले गए? 12,400 कुछ आ रहा है, ये कैलकुलेटर खराब हो गया। 1200 आ रहा है क्या? कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे 10 पैसा पर बियरिंग पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई होगा। जीरो पॉइंट 10 मल्टीप्लाई बाय 12 0.12 एंड देन रूट। अब निकालो आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई 324 डिवाइड बाय 0.12 एंड फिर देन रूट। कैलकुलेटर खराब, क्या हो गया? ये आंसर क्यों नहीं आ रहा? 24,000 पर एनम हो गया। इन्वेंट्री एस्टिमेट कॉस्ट है 10 पैसा एज एन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ। बियरिंग पर मंथ 24,000 बियरिंग है, पर बियरिंग पर मंथ कह रहा है। एक बियरिंग को अगर एक मंथ तक रखूंगा तो मेरी इतनी कॉस्ट आएगी। तो एक बियरिंग को अगर मैं 1 साल तक रखूंगा 12 इंटू 10 पैसा 1.2 है। 1.2 मैं मिस्टेक कर रहा था कैलकुलेशन, 1.2 है दोस्त। 12 को 10 पैसे से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब आ जाएगा। मैं ही गलती कर रहा था, क्या कर सकते हैं। 3600 करेक्ट, 3600 आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सर मीडियम रेंज फोरकास्टिंग होता है 3 से 6 मंथ तक, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गया आपके पास ये स्मॉल रेंज। 3 महीने से 6 महीने में मीडियम आ जाएगा और इसके बाद जो सालों में है वो आ जाएगा आपके पास ये 10 से 20 साल और 5 से 10 साल। आपके पास एक ही बचता है ये मीडियम, क्योंकि देखो 5 साल लॉन्ग रेंज हो गया ये लॉन्ग और दिन में है तो वो स्मॉल हो गया, तो बचा क्या? फिर यही बचा, ठीक है सर। सर रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में भी पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 हफ्ते, 2 से 3 महीने, 1 ईयर, अबव 5 ईयर। ये आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है सर हम आपको। टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, अगर हम फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में मैन पावर रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए, तो जब भी हम फ्यूचर की मैन पावर रिक्वायरमेंट को प्लान करेंगे तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन माना जाता है। क्योंकि आप कोई भी पर्सन को हायर करते हो, आप ये नहीं चाहोगे वो अगले दिन छोड़ कर चले 1 साल में, वो चाहेगा कि कंपनी चाहेगी कि लॉन्ग टर्म वो हमारे साथ रहे। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यूज की जाएगी इसके लिए। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यूज होती है जब आप बड़े लेवल के डिसीजन लेते हैं, बड़े लेवल के डिसीजन लेते हैं जहां पर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक मैनर में डिसीजन लेते हैं, छोटे लेवल पे नहीं लेते। जैसे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई प्लानिंग कर रहे हो, वो एक लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग हो गया। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यूज किया जाता है आपके पास कि एक मीडियम टर्म के अंदर किस तरीके का यूज करना है। मैं पढ़ाता भी हूं आपको, देखो कह रहा है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग का टिपिकल टाइम 3 से 6 महीने का होता है। इस पीरियड में कंपनी को फ्यूचर फॉर प्रोडक्शन लोड, मैन पावर, मशीन की कैपेसिटी और मटेरियल रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाना होता है। अब जैसे ही आपको ये मतलब समझ में आया, जैसे कि कैपेसिटी अरेंजमेंट का मतलब है शिफ्ट बढ़ाना, काम करना, टेम्परेरी वर्कर को हायर करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करना, मशीन वर्कलोड बढ़ाना, ये सब 3 से 6 महीने के बेसिस पर प्लान किए जाते हैं। इसलिए मीडियम रेंज फोरकास्टिंग बेस्ट फिट होती है। अब आप सुन लो, अब इस आपने जैसे ही आपने देखा तो बेसिकली कहाँ पर यूज हुआ? टू एक्सेस द लोड कैपेसिटी ऑफ द मशीन, टू परचेज अ मटेरियल फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का मटेरियल, वो 3 महीने से ज्यादा 6 महीने, ये तो स्मॉल रेंज हो गया, ठीक है जी। इसके बाद टू डिसाइड वेदर टू रिसीव प्रोडक्शन और ऑर्डर नॉट, क्या हमें प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, तो 1 दिन का हो गया।
एक्सेस द लोड कैपेसिटी ऑफ द मशीन। अगर आपको मशीन कैपेसिटी बढ़ानी है तो वो लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज में नहीं आएगा ना। आप सोचोगे थोड़ी कि 3 महीने बाद बढ़ाऊंगा, अगर आपको बढ़ानी है तो अगले दिन या फिर 2-3 दिन में बढ़ा दोगे। तो ये भी नॉर्मल रेंज मतलब शॉर्ट रेंज में आ जाता है, मीडियम रेंज में आ गया कि प्लान करोगे कैपेसिटी का एडजस्टमेंट। जहां पर ये वाली कहानी आती है, कैपेसिटी एडजस्टमेंट का मतलब होता है शिफ्ट बदलना, शिफ्ट बढ़ाना, काम करना, टेम्परेरी वर्कर को हायर करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करना, यह मशीन वर्कलोड को बैलेंस करना, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को फोरकास्ट करने का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल चेंज, नो। डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द मशीन, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द मशीन। इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा फोरकास्टिंग प्रोडक्शन का। पहले समझ लो फोरकास्टिंग प्रोडक्शन क्या होती है, इधर लिखा है मैंने, तो एक मिनट। फोरकास्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फोरकास्ट नहीं, ये नहीं होगा सर। कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द मशीन नहीं होगा, ये नहीं होगा। होना चाहिए इसका ये। प्रोडक्शन फोरकास्ट एक माइक्रो लेवल प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसमें मार्केटिंग कंडीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी चेंज, कंपटीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। कि भाई गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज बेसिकली। इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज के क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन, लीगल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंज। तो इसका आंसर आपका इकोनॉमिकल चेंज होगा। ये आपको बुक में दे रखा है, आई थिंक ये गलत है। ये विल बी द राइट आंसर। टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन, भाई कल वर्कर क्या काम करेगा, परसों मशीन से क्या काम करवाएंगे, वो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में आता है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर आपको प्रोडक्शन से प्लानिंग करनी है तो आप प्रोडक्शन प्लानिंग शॉर्ट टर्म में नहीं करते, थोड़ा सा मीडियम टर्म में करते हैं। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग यूज किया जाएगा, शॉर्ट टर्म नहीं किया जाएगा इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। ये गलत दे रखा है बुक के अंदर, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। मीडियम टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, 3 से 6 महीने का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और मीडियम रेंज फोरकास्टिंग किस लिए यूजफुल होता है, टू कैपेसिटी द एडजस्टमेंट ऑफ प्लानिंग। अभी मैंने आपको कराया कि कैपेसिटी एडजस्टमेंट को प्लान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका देखो अब इसका क्या है आपका आंसर, ये मीडियम रेंज फोरकास्ट। ये आंसर गलत है बुक का, मीडियम रेंज है, इसका मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। प्रोडक्शन प्लानिंग 3 से 6 महीने का हॉरिजॉन्टल टाइम एक्टिविटी होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग में डिसीजन लिए जाते हैं मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मैन पावर प्लानिंग, मशीन वर्कलोड, सब कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, इन्वेंट्री प्लानिंग। ये सब मीडियम रेंज फोरकास्टिंग के पीरियड के अंदर प्लान होते हैं। शॉर्ट टर्म डेली शेड्यूलिंग होता है, लॉन्ग टर्म स्टडीज प्लानिंग के लिए होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए मीडियम टर्म फोरकास्टिंग ही बेस्ट है। डेलिंग प्लानिंग जब करना होता है तब शॉर्ट टर्म लगता है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग डेलिंग नहीं होगी ना, आप पहले से 3-6 महीने का प्रोडक्शन करके रखो, 3 महीने की प्लानिंग करके रहोगे, 6 महीने का प्लानिंग करके रहोगे, तो ये आपके पास मटेरियल कितना लगेगा, मैन पावर कितने प्लानिंग करना है, मशीन कैसा वर्कलोड होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कितना, इन्वेंट्री प्लान करना है, ये मीडियम टर्म होगा। इसलिए मीडियम टर्म फोरकास्टिंग यूज किया जाएगा प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। आ जाओ फिर से क्वेश्चन करते हैं अब। मंथली डिमांड है 1000 यूनिट, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 120, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। 10% लगा दो इस पे 20% पे, 20 में 10% लगाएंगे आएगा 2, और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यह आ जाएगा 12,000। ठीक है जी, 12,000 आ गया महीने का, मल्टीप्लाई बाय 120, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, और रूट यह आ जाएगा 3। मंथली डिमांड फॉर कंपोनेंट आपको दे रखा है 1000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे साल का आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई ओ है 120, क्या आ गया 1,40,000, नहीं 14,40,000। अब 20 का 10% निकालेंगे 2, 72,000 एंड रूट करेंगे तो 840 कुछ आ रहा है, 840.52 कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, रुक जाओ, गलत कर रहा हूँ मैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 2 एंड देन फिर रूट 1200 आ गया सर। ये आपका आंसर 1200। मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, ऐसे करना आपको। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 1000 पूरे साल का आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 20 का 10% हो गया 2 एंड देन रूट, ये आ गया 1200। डेली डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज नॉर्मली डिस्टर्ब्ड विद अ मीन ऑफ 60, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 7, मीन आपको दे रखा है 60, स्टैंडर्ड डिवीजन 7 दे रखा है। सोर्स ऑफ सप्लाई रिलेबल मेंटेन कंस्टेंट लीड टाइम फॉर 6 डे का लीड टाइम आपको दे दिया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज 10, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज 0.5 पर यूनिट, और देयर इज नो स्टॉक आउट
knock stock out cost and the unit will order will assume sale occur over the entire 365 day of the year. Find the order quantity. ये टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार करोगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपको तीन चार चीज़ें दे रखी है। 0.50 आपको दे रखा है, ठीक है। और ये आपका ऑर्डरिंग एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है। 10 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर है। अब 60 रुपये आपका मीन दे रखा है। मीन का मतलब ऑन एन एवरेज डेली आपकी डिमांड होना। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन मतलब डेली डिमांड कितनी है, 60 की। मीन ऑन एन एवरेज डिमांड है आपको एक दिन की, 365 दिन। तो एक दिन की डिमांड 60 रुपये, 365 दिन की कितनी हो गई, हमारे 365, ये आएगा 21,900। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपये और मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.50 कर दो, खत्म। एनुअल डिमांड आपको मिल गई 21,900। 10 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 रुपये से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 4,38,000 डिवाइडेड बाई करूंगा 0.50 एंड देन रूट 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 365 बाय 10। ये आ रहा है 935.94, 936 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आंसर है 936, ठीक है सर। ये स्टैंडर्ड टाइम 7 और ये आपके पास लीड टाइम, ये यूज होता है किसी और चीज के लिए, ठीक है ना। किस चीज के लिए यूज होता है सर, बेसिकली सेफ्टी स्टॉक के लिए यूज होता है। जब आपको सेफ्टी स्टॉक निकालना होता है कि कितना स्टॉक हम सेफ्टी के अंदर रखें, उसके लिए ये यूज किया जाता है। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको मीन दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 365 करना, पूरे साल की डिमांड आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेलिंग सेटअप कॉस्ट सब दे रही है आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 रूट निकाल के निकाल देना। ये भी सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। Considering the following item that is being managed using a fixed time period model with safety stock, वो दे रहा है वीकली डिमांड दे रही है 50 यूनिट की, रिसाइकिल टाइम दे रखा है 3 वीक का, सेफ्टी स्टॉक दे रखा है 30 यूनिट। व्हाट इज द एवरेज इन्वेंटरी टर्न फॉर आइटम, लिखिए सर। एवरेज इन्वेंटरी निकालने का फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक प्लस डिमांड मल्टीप्लाई बाय रिव्यू टाइम डिवाइड बाय 2, ये होता है सर। याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला थोड़ा। सेफ्टी स्टॉक आपको दे रखा है 30, डिमांड दे रखी है 50, ये 30 दे रखा है, डिमांड दे रखी है 50 मल्टीप्लाई बाय रिव्यू टाइम आपको दे रखा है 3 वीक का, रिव्यू साइकिल जो है ना टाइम 3 डिवाइड बाय 2, करो सॉल्व। 30 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 75 प्लस 30 कितना आ जाएगा 105। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप निकालो इन्वेंट्री टर्न, एवरेज इन्वेंट्री तो निकाली, इन्वेंट्री टर्न निकालो आप। तो इन्वेंट्री टर्न कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड, इसका फॉर्मूला लिखो, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों। एनुअल डिमांड कितनी है 50 मेरी मंथली डिमांड है, तो और कितनी है मंथली है, वीकली डिमांड है 52 हफ्ते होते हैं, 2600 आ जाएगा। समझ में आया। 50 मेरी एक हफ्ते की डिमांड है, 52 वीक्स होते हैं, तो 2600 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री 105 है। इसको डिवाइड करेंगे 2600 डिवाइड बाई 105 आ जाएगा 24.75 अप्रोक्सीमेटली इन्वेंट्री टर्न आ जाएगा। ये 24.75 मतलब 24.8 टन पर ईयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, थोड़ा सा याद कर लो, लिख लो इसको कहीं पर। ये मैंने यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन डाला हुआ है, ये देखो फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, ये रहा एक और ये है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखना लिख लेना, नहीं तो इस बुक में पीडीएफ में से दिखा देंगे बाद में। एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आप रॉ मटेरियल को उसकी कुछ वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, उससे क्या होता है आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यू ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाती है, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी रॉ मटेरियल अब वो बिकने लायक आपने बता दिया, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर दिया आपने, इसको क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है। बुक के अंदर ये गलत दे रखा है, बुक में प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जब आप रॉ मटेरियल की कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। देखो
प्रोडक्शन प्रोसेस का कोर होता है रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करना इनटू फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। ये ट्रांसफॉर्मेशन मशीन, लेबर, टूल, टेक्नोलॉजी से होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का मतलब है ओवरऑल सिस्टम, प्रोडक्ट आउटपुट होता है। प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी वैल्यू एडिशन हो रहा है किसी चीज के अंदर मींस ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट प्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। कॉस्ट रिड्यूस कैन बी अचीव थ्रू, जो कॉस्ट आप रिड्यूस करोगे उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? वैल्यू को एनालाइज करके अचीव कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए वैल्यू एनालिसिस का मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कम करना विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। याद रखना, वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। इसमें हर कंपोनेंट मटेरियल प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है, ये सेम फंक्शन सस्ती वैल्यू में अचीव हो सकता है या नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है जी, वैल्यू एनालिसिस। प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद, प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न विद गुड मटेरियल मैनेजमेंट। अब इसका आंसर भी बुक के अंदर गलत दे रखा है, मैंने इसमें सही कर रखा है। प्रोडक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट से रिलेटेड होता है, किस एक्सपर्ट से? गुड मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए प्रोडक्शन कंट्रोल का मेन गोल होता है राइट मटेरियल राइट टाइम पर अवेलेबल हो जाना, प्रोडक्शन फ्लो स्मूथ हो जाए, डीले ना हो और WIP कंट्रोल में रहे। ये होता है जी प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब। ठीक है जी। अब आपको जो बुक के अंदर आंसर दे रखा है वो दे रखा है पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लान परफॉर्मेंस, जबकि ये नहीं है। गुड मटेरियल मैनेजमेंट मींस प्रोडक्शन कंट्रोल। गुड मटेरियल मैनेजमेंट, जब आप सही तरीके से मैनेजमेंट का मटेरियल मैनेजमेंट करते हो तो उसका मतलब ही प्रोडक्शन कंट्रोल। देखो लिखा है ना, प्रोडक्शन कंट्रोल का मेन गोल क्या होता है? राइट मटेरियल को राइट टाइम पर अवेलेबल करना, दैट इज कॉल्ड गुड मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर सही कर लेना बुक के अंदर, इसका आंसर ये होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज, प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक प्रोडक्शन साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मार्केटिंग रिसर्च। इसके बारे में लिखा है प्रोडक्शन साइकिल एक रियल बिगिनिंग होता है मार्केटिंग रिसर्च से, क्योंकि पहले कंपनी मार्केट की डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस, कंपटीशन नीड की आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन, प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग सब होता है। तो मार्केट रिसर्च इज द फर्स्ट प्रोडक्शन साइकिल स्टार्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग रिसर्च। वैरायटी रिड्यूस इन जनरली, वैरायटी कब हम रिड्यूस करते हैं? अगर हमें ज्यादा वैरायटी नहीं रखनी, हम चाहते हैं कि वैरायटी कम से कम हो, ज्यादा वैरायटी में ना हो, तो हम उसको कब करेंगे? जब हमें कोई चीज सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। वैरायटी रिड्यूस का मतलब होता है अननेसेसरी प्रोडक्ट वैरायटी को एलिमिनेट करना, ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन इजी हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए, इन्वेंट्री कम हो जाए, स्टैंडर्डाइजेशन अचीव हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब पहले से ही प्रोडक्ट बनाकर रेडी कर देना, कस्टमाइजेशन पॉसिबल ना हो। सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है चप्पल के नंबर। आपने 7.5 नंबर अगर आपको आता है तो 8 नंबर की चप्पल पहनोगे आप, 7.5 का नंबर नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अब ये नहीं कह सकते 7.2 आ रहा है तो 7.2 का बना दो, 7 8 इसके बीच में आएगा, 8 पहनो। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट होता है आप जब स्लीपर की बात करते हैं तो। ठीक है जी। प्रीफर्ड नंबर आर यूज्ड, प्रीफर्ड नंबर आर यूज, इसके बारे में समझेंगे। प्रीफर्ड नंबर का यूज करने का पर्पस के लिए क्या होता है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटी दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर, कितने वैरायटी में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रीफर्ड नंबर। प्रीफर्ड नंबर जैसे 5 10 20 सीरीज का, R5 R10 R10 20 सीरीज का स्टैंडर्ड इंजन नंबर होते हैं। ये प्रोडक्ट की वैरायटी को लिमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि अननेसेसरी साइज या कैपेसिटी रेटिंग ना बन जाए। जैसे आपने हमने हमने कोई नंबर दे दिया भाई, हमने इंजन का नंबर दे दिया कि भाई ये वाला इंजन है, ये वाला इंजन है, ये वाला इंजन। आपने कार में देखा होगा टर्बो इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ये सारी चीजें होती हैं इंजन के अंदर। 1.5 लीटर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, टर्बो इंजन पेट्रोल के अंदर, है ना, ये सारी चीजें होती है। CNG के साथ आती है। तो ये आप उनको वैरायटीज को जनरेट करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैरायटी टू बी यूज इन मैन्युफैक्चर, कि भाई मैन्युफैक्चर में कितने नंबर की वैरायटी है, तो आपने नंबर दे दिया भाई ये 4 नंबर की वैरायटीज है, प्रीफर्ड नंबर उसको कहते हैं। देयर आर डैश स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग की कितनी स्टेज होती है? 5 स्टेज होती है। डिजाइन थिंकिंग स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें 5 स्टेज होती है। इम्पैथेसिस, डिफाइन, आइड्रेट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, 5 स्टेज होती है। ठीक है, मोर सुटेबल फिर आ गया ये, मोर सुटेबल के लिए प्रोसेस लेआउट, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए लाइन लेआउट। प्रोडक्ट वन ऑफ द लाइन लेआउट का एग्जांपल क्या है? सीमेंट। जनरली कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोडक्ट यूज होती है किसके लिए? स्टोर एंड सप्लाई और स्टॉक एंड सप्लाई। देखो दोस्तों, ऊपर जो आंसर दिया था गलत दिया था, वहां कस्टमर ऑर्डर दिया था। अब यहाँ पर उन्होंने ठीक कर दिया दोबारा रिपीट करने के टाइम में। आप देखो इसका आंसर देखो और पहले वाले का आंसर देखो, पहले वाले का आंसर ये, उसका आंसर है सेम क्वेश्चन है, क्या कहे।
अब जो बच्चा नहीं देख रहा वो तो हो गया कंफ्यूज, जो स्टूडेंट क्लास नहीं देखता या ये सीरीज नहीं देख रहा, बहुत गलती है भाई, बहुत गलती है। इन्वेंट्री, ये सारे सेम आ गया फिर से। इन्वेंट्री कॉस्ट पर ऑर्डर इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन इज हायर। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो लोअर होगी। रूटिंग शेड्यूलिंग कहाँ कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जॉब प्रोडक्शन के अंदर। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसमें बैच ही दे रखा है पर जॉब प्रोडक्शन राइट आंसर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा प्रोडक्शन साइकिल का, मार्केट रिसर्च होता है। इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान, प्रोसेस प्लानिंग के अंदर हम क्या प्लान करते हैं, वी प्लान फ्लो ऑफ मटेरियल इन इस डिपार्टमेंट। हर मटेरियल के अंदर कितने, हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या मटेरियल फ्लो रहता है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। अब देखो ऑपरेशन प्लानिंग फिर आ गया, ये हमने पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि भाई प्लानर प्लान ईच ऑपरेशन टू बी वर्क डन इन अ वर्क सेंटर एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पहले ये क्वेश्चन बनाया था वो आंसर था, अब ये क्वेश्चन बना के भाई ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब होता है प्लानर क्या करते हैं, प्लान करते हैं ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर, क्या वर्क सेंटर में क्या ऑपरेशन हो रहा है और किस सीक्वेंस में ऑपरेशन हो रहा है, इसको कहते हैं ऑपरेशन प्लानिंग। एक वर्क सेंटर में क्या ऑपरेशन हो रहा है और किस सीक्वेंस में ऑपरेशन हो रहा है। प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है सर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड रूट कार्ड। देखो रूट कार्ड के बारे में समझो। रूट कार्ड प्रोडक्शन फ्लोर का मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है, जॉब का रूट, कौन सा वर्क सेंटर विजिट करेगा, सीक्वेंस ऑपरेशन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा, जॉब नंबर एंड ट्रैकिंग डिटेल्स। ठीक है जी। द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इस प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल का क्या स्कोप है, अनलिमिटेड, कैन बी अप्लाइड एनी टाइम ऑफ द एक्टिविटीज। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं होता, यह हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जहां प्लानिंग रूटिंग शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग लगती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में, सर्विस सेंटर्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर के अंदर, हर जगह यूज होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो अनलिमिटेड कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर फ्लो शॉप शेड्यूलिंग। फ्लो शॉप शेड्यूलिंग पहले समझो, फ्लो शॉप शेड्यूलिंग क्या होता है। फ्लो शॉप शेड्यूलिंग यूज होता है उन प्रोडक्ट के लिए जो हाई वॉल्यूम, रिपीटिव नेचर का होता है, फिक्स सीक्वेंस होता है, स्टैंड, दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग के अंदर। यहाँ पर कार, पेट्रोल, डीजल, स्टील, ये सब कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन में बनते हैं। इसलिए इसका जो फाइनेंशियल है वो है इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड जो होता है, क्योंकि वो कौन सा फ्लो प्रोडक्शन नहीं है, उल्टा पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन के लिए, कौन सा सुटेबल नहीं है, इनविटेशन कार्ड। ये तीनों सुटेबल है, इनविटेशन कार्ड नहीं है। इनविटेशन कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि लो वॉल्यूम बनते हैं। भाई कितने इनविटेशन कार्ड बनेगा, अब मेरी शादी होने वाली है तो मेरी इनविटेशन कार्ड कितने बनेंगे, 100-200, है ना। कस्टमाइजेशन होता है, डिजाइन अलग अलग होते हैं, ये सब चीजें होती है। सीक्वेंस चेंज होती रहती है कि भाई किसी को बारात में बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, यार ये वाला बहुत है आज के लिए। 138 एनएस क्लास में करेंगे, बहुत सारे हैं यार एमसीक्यू। 342 एमसीक्यू है, हम 137 कर चुके हैं, 205 एमसीक्यू बच गए हैं। तो बस 4 क्लास में, मतलब एक क्लास में अगर हम 50 एमसीक्यू भी करते हैं तो 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म करो। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज सीक्वेंस रूल फॉर सिंगल फैसिलिटी। सिंगल फैसिलिटी, सिंगल फैसिलिटी, सिंगल मशीन के लिए सीक्वेंस रूल कौन सा होता है, एलपीटी। एलपीटी सीक्वेंस रूल वो रूल होते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जॉब कौन से ऑर्डर में मशीन पर रन होगी, जॉब किस ऑर्डर पे मशीन पर रन होगी। कॉमन सीक्वेंस रूल होता है एफसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और अर्लीस्ट ड्यू टाइम। तो इधर आंसर है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ये सिंगल फैसिलिटी शेड्यूलिंग के स्टैंडर्ड रूल में से एक है। यहाँ पर आप का जो सही आंसर है वो है लीप, एलपीटी, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है जी। द मेन क्वेश्चन इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन क्वेश्चन है कि कौन सा काम किस वर्कर से कराया जाए जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी। हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर टू द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी मिनिमाइज। ठीक है, टोटल टाइम नहीं, टोटल कॉस्ट, ये गलत है। टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना है, कौन सा काम किस पर्टिकुलर पर्सन से कराया जाए जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आ जाए। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज की जाती है किस चीज के लिए,
प्रोडक्ट मिक्स के लिए भाई मेरे पास दो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेबल और चेयर का क्लास के अंदर कि कितनी टेबल बनाऊं या कितनी चेयर बनाऊं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करूं। तो आपने कहा सारी टेबल बनाओगे तब भी नहीं होगा, सारी चेयर बनाओगे तब भी नहीं होगा, कुछ टेबल या कुछ चेयर बना दो। जहां पर दोनों प्रोडक्ट की बात होती है उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कराओ, प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फिजिबल सोल्यूशन feasible solution का बेसिक सोल्यूशन इनटू जनरल फीसिबल सोल्यूशन का होगा। ये कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम फीसिबल सोल्यूशन किसे कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन फीसिबल आ गया है। अब बेसिक सोल्यूशन सिस्टम इक्वेशन इज वन और मोर बेसिक वेरिएबल बिकम इक्वल टू 0 और ये एनी सोल्यूशन दैट आल्सो सर्टिफाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द जनरल एलपी। जहां पर नॉन नेगेटिव नंबर आ जाता है हम कहते हैं फीसिबल सोल्यूशन है हमारा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। इनमें से कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का लिमिटेशन नहीं है। मॉडल कैन बी अप्लाई ओनली इन सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। मॉडल कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन मॉडल तभी एलएलपी मॉडल हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब कोफिशिएंट कांस्टेंट और इक्वेशन मस्ट बी कंप्लीटली नो हो। मॉडल कैन बी अप्लाई ओनली टू ऑल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एलएलपी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन या एक्सप्रेशन पे बेस्ड नहीं है दोस्तों, रियल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। मैंने जब आपको एलएलपी का आज भी शायद वीडियो पढ़ा होगा यूट्यूब पर, मैंने एलएलपी का जब आपको क्लास लिया था, जब मैंने आपसे कहा था कि एक रियल लाइफ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बंदा है जिसको फर्नीचर का बंदा है, उसको टेबल और चेयर बेचना है, उसके पास कैपेसिटी लिमिटेड है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मैंने आपको समझाई थी एग्जाम्पल के साथ, जहां पर हमें बताना था कि कितनी टेबल या कितनी चेयर बेचनी चाहिए उसको जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो पाए। तो कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ में जो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स इन नेचर नहीं है वहां पर एलपी मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। इनमें से कौन सा मेथड है जो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स इनोवेशन सर हमने हंगरियन मेथड पढ़ा है, बाकी हमने नहीं पढ़ा, पर इसमें नेचुरल मेथड जो है वो नहीं है, बाकी भी होता है पर हमारा सिलेबस के अंदर हंगरियन मेथड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज, भाई एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, इसको तो मेरे को लिखवा कर ही बताना पड़ेगा। भाई एक मिनट, सिंप्लेक्स मेथड है भाई इसका आंसर, बुक में गलत है। सिंप्लेक्स मेथड मैंने इसको ठीक करा है। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता, सिंप्लेक्स मेथड यूज होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम स्टैंडर्ड मेथड है हंगरियन मेथड जो मोस्ट में हमने पढ़ा है, कंप्लीट इनोवेशन मेथड पॉसिबल टाइम कंज्यूमिंग के लिए और नेचुरल मेथड अप्रोक्सीमेट मैनुअल अप्रोच के लिए। सिंप्लेक्स मेथड जो होता है वो एलएलपी सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गई, मेरे से माफ करना। सिंप्लेक्स मेथड जो होता है एलएलपी में यूज होता है। हम सिंप्लेक्स मेथड मैंने क्वेश्चन भी कराया आपको, असाइनमेंट में नहीं होता वो, इसका आंसर ये होना चाहिए था। यार बुक गलत है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा, बहुत जगह लगाया पर एक जगह मिस हो गया मेरे से। ये वाला मैंने गलती से बोल दिया जबकि बुक में ये वाला राइट आंसर दे रखा है, जब गलत है बुक में, बुक का आंसर गलत है ये नहीं होगा दोस्त, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सिंप्लेक्स मेथड ये एलएलपी में यूज होता है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका आंसर भी गलत दे रखा है बुक में। टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम अंडर द गिवन कांस्टेंट, जो भी आपके पास कंडीशन होगी उस कंडीशन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी, गिवन कांस्टेंट्स के अंदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एलएलपी का काम होता है। ये आपका आंसर सही है। लीनियर प्रोग्रामिंग का कोर एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और इंप्रूव करना। सेम कॉन्सेप्ट, मतलब जितना आपको लिमिटेड रिसोर्सेज दिया उसी में आपको अच्छा करना है। बस दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ऐसे तो करते ही चले जाएंगे। 342 में से 144 करा दिया, 198 बच गया। अब हर क्लास के अंदर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अब वो 30 मिनट में हो, 45 में हो, 1 घंटे में हो, हर क्लास में 50 क्वेश्चन घटा करेंगे। 4 क्लास लगी इसको खत्म करने में। भाई मैं क्या करूँ, क्वेश्चन इतने ज्यादा है और एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है। और सर या तो प्रैक्टिकल हो, लिखवा के मैं आपको फटफट करा दूं। थ्री 342 क्वेश्चन है और मैंने आपको 144 करा दिया है। अभी आपको 198 क्वेश्चन कराना है, तो 4 क्लास 50 50 50 खत्म। ठीक है जी, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। 1 घंटा हमने आज पढ़ा है,
नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 50-50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे और 4 क्लास में खत्म कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।